नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डिटॉक्स में संदीप पर। दोस्तों, पूरे देश में इस समय ईद सेलिब्रेशन का माहौल चल रहा है। दोस्तों, हमारे देश के जितने मुस्लिम भाई बहन हैं वो काफी धूमधाम से ईद को मना रहे हैं। आज के इस ईद के मौके पर दोस्तों हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो भी ईद से रिलेटेड वीडियो है, वो भी इस्लाम से और इस्लाम के इतिहास से और भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ वीडियो है। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत में जब हिंदू और मुसलमान की जब बात सुनते हैं तो हमें कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की बातें याद आती हैं और याद आना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो हमारे भारतीय समाज पर, भारतीय इतिहास पर कई बार हिंदू मुसलमान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत गहरे गहरे जख्म हमारे भारतीय इतिहास पर हमें देखने को मिले हैं। बहुत करीब से मौत को देखा, समझ गए थे कि 5 से 10 मिनट है बस हम लोग के पास। मेरे 2 साल के बच्चे, एक साल की बच्ची, 4 साल का बच्चा धुएं से एकदम बिलक चुके थे। अगर हम मेडिवल पीरियड में जाएं तो 11th-12th सेंचुरी के बाद से पूरे भारत में लगातार इस्लामिक जो आक्रांता हैं वो आए और जिनकी वजह से भारत के जो सिविलाइजेशन पर बहुत गहरे गहरे जख्म हुए। मिडिवल पीरियड के बाद अगर हम जाते हैं, जब अंग्रेज भारत में, ब्रिटिशर्स भारत में, तो उन्होंने क्या किया कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली, क्योंकि हिंदू और मुसलमान में एक ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट था। उस कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाते हुए उन्होंने इस खाई को और बढ़ाया और अंत में अगर हम देखें तो 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, धर्म के आधार पर हुआ और इस विभाजन की वजह से खाई और बढ़ती चली गई। करीब 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, दोनों साइड से लोगों की मौत हुई। आज़ाद भारत के अंदर भी हम देखते हैं तो हर 5 साल के अंदर बहुत बड़े बड़े दंगे हुए हिंदू मुसलमान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। भारतीय समाज में जो हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों, दोनों पक्षों के बीच में हम देखें तो आज भी वो दरार जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसका फ़ायदा राजनीतिक पार्टियां भी उठाती हैं, कई सारे लोग उठाते हैं। विगत 15 से 20 सालों के अंदर एक बड़ी फेमस थ्योरी जो है वो वेस्टर्न मीडिया के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा पूरे वर्ल्ड में फेमस है, दैट इंडिया इज़ नॉट सेफ फॉर द मुस्लिम्स। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस जमाने में हिटलर के जमाने में यहूदी अपने आप को समझते थे। इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं वो 2nd ग्रेड के सिटीजन्स हैं। हिंदुस्तान अब लिंचिस्तान बन चुका है, यहाँ मुस्लिम्स को कोई ह्यूमन राइट नहीं है। So today what they did in the Indian Parliament was basically cater to the victimhood of the Indian majority, saying you have the first right to all the resources in the country and Muslims will essentially be second class citizens. इस प्रकार की थ्योरीज को काफ़ी प्रोपगेट किया जाता है। कई प्रकार की जो पेड न्यूज़ एजेंसी हैं या किसी कंट्री के बिहाफ पर काम करने वाली जो न्यूज़ एजेंसी है, फॉर एग्जांपल अल जज़ीरा जो कि कतर के लिए काम करता है, BBC जो कि ब्रिटिश के लिए काम करता है, DWC जो कि जर्मनी के लिए काम करता है, तो इस प्रकार की जो न्यूज़ एजेंसी हैं वो भी लगातार इस प्रोपेगेंडा को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बार बार प्रोपेगेट करते रहती हैं। भारत के भी जो कई जयचंद हैं जो पैसा के लिए किसी को भी अपना ईमान बेच सकते हैं, कई सारे मौलाना हैं, कई सारे स्कॉलर्स हैं। फॉर एग्जांपल राणा अयूब जी हैं, वो कई सारे इंटरनेशनल फोरम्स में जाकर बार बार इसी बात को कहती हैं कि इंडिया इज़ नॉट सेफ फॉर माइनॉरिटी, इंडिया इज़ नॉट सेफ फॉर स्पेशली मुस्लिम्स। Every decision that this government has been taken, every bill that the government wants to pass in the Indian Parliament is anti-Muslim in essence and spirit. बट कॉन्ट्ररी अगर हम देखें तो भारत में जो मुसलमानों का जो ग्रोथ रेट है वो दुनिया के सभी जगह से बहुत अच्छा है। भारत में इस्लाम के सारे फ़िरके आज भी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जैसा कि हम दूसरे देशों में देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर देखते हैं तो शिया सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं, अहमदी आपस में लड़ रहे हैं, या पाकिस्तान अफगानिस्तान में लड़ाई हो रही है। दूसरा हम ये भी देखते हैं कि कई सारे जैसे प्रोमिनेंट जो हमारे इस्लामिक जो हीरोज़ रहे हैं भारत के अंदर, फॉर एग्जांपल अशफाक उल्लाह खान हो, वीर अब्दुल हमीद की बात करें, चाहे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात करें, चाहे आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात करें, तो कई सारे ऐसे मुस्लिम हीरो हैं जिनको भारत प्रॉपर सम्मान देता है, भारत रत्न देता है, उनको राष्ट्रपति बनाता है। अगर आज भी हम बात करें तो हमारे कई सारे प्राउड ऐसे मुस्लिम भाई बहन हैं जो भारत के इकोनॉमी के लिए, डिफेंस के लिए, फोर्स के लिए, भारत के स्पोर्ट्स के लिए, अन्य हर क्षेत्र में वो भारत की तरक्की के लिए कार्य कर रहे हैं। फिर भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इसको बार बार पुश किया जाता है इस एजेंडा को कि भारत मुसलमानों के लिए सेफ नहीं है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम ये बात करने वाले हैं कि दुनिया में ये नैरेटिव फेमस है कि भारत मुसलमानों के लिए सेफ नहीं है, पर जब इस्लाम का जन्म हुआ था, जब इस्लाम बढ़ रहा था अरब में, वेस्ट एशिया में, उस समय के जो खलीफा थे, उस समय के जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे, जो हिस्टोरियंस थे, जो इस्लामिक ट्रैवलर्स थे, वो भारत को लेकर क्या कहते थे, उनका क्या मत था। इस्लामिक सिविलाइजेशन में भारत का क्या योगदान, क्या क्या इस्लामिक सिविलाइजेशन ने भारत से सीखा है, इन मुद्दों के ऊपर दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने का मुद्दा हमारा ये नहीं कि हम इसमें कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाएं या किसी एक कम्युनिटी को नीचा करें, दूसरे कम्युनिटी को ऊपर करें। 2 बड़े एमिनेंट
हिस्टोरियन हैं, W.H. सिद्दीकी हैं, दूसरा अर्जुन देव जी हैं, दोनों प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस हैं। उनके रिसर्च पेपर को फाउंडेशन बनाकर, बेसिस बनाकर आज इस वीडियो में दोस्तों हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये चर्चा करते हैं कि जो इस्लामिक स्कॉलर्स, ट्रैवलर्स, मर्चेंट्स जो थे एट द टाइम ऑफ 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, वो भारत के बारे में, इंडिया के बारे में क्या अपना मत रखते थे। आइए दोस्तों सबसे पहले हम उसको चर्चा करते हैं। 7th 8th सेंचुरी के समय कई सारे जो अरब ट्रैवलर्स हैं वो कोस्ट ऑफ गुजरात, गल्फ ऑफ कैम्बे, मालाबार कोस्ट में आते हैं। ये भी हमें समझने की आवश्यकता है दोस्तों कि जो इस्लामिक जो सिविलाइजेशन है उसके ऊपर सीरिया, मेसोपोटामिया, पर्शिया, इंडिया और ग्रीस, इन सारी सभ्यताओं का बहुत गहरा प्रभाव है। एक इस्लामिक ट्रैवलर थे जिनका नाम था अल जहीज। उन्होंने किताब लिखी 8वीं शताब्दी में, इनका नाम था फकीर अस सुदन अलई बिदन, ये किताब का नाम था। इस किताब में वो लिखते हैं कि इंडियंस हैव ग्रेट नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम, केव पेंटिंग, दे हैव इन्वेंटेड चेस, म्यूजिक, डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दे हैव ए प्रॉपर लैंग्वेज स्क्रिप्ट, दे हैव ए डीप नॉलेज ऑफ फिलोसफी। एक और किताब लिखी गई दोस्तों, इसका नाम था कैलावा दीमना। इस किताब में कहा गया है कि इंडियंस आर क्लेवरर, ब्रेव, ब्यूटीफुल, और जब आदम, या जिनको हम एडम कहते हैं, जब वो जन्नत से जब दुनिया पर आते हैं तो वो हिंदुस्तान या इंडिया की तरफ वो भी जाते हैं। एक व्यापारी थे, मर्चेंट थे, जिनका नाम था सुलेमान। उन्होंने किताब लिखी सलसिलत तवारकश 851 में, और इन्होंने मेंशन किया कि इंडिया जब ये आए थे व्यापार करने के लिए तो उन्होंने देखा कि भारत में कई सारे योगी हैं, ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, जो कि अरब में कभी इन्होंने देखा नहीं था। इन्होंने भी बताया कि रिलीजन जो चाइना में प्रैक्टिस किया जाता, जो धर्म जो चाइना में प्रैक्टिस किया गया था, वो भी इंडिया के द्वारा दिया गया था। ये अपने आंखों देखी जो चीज़ें लिख रहे थे, बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग इन इंडिया एंड चाइना एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, सो दे आर टेलिंग दैट चाइना में भी जो धर्म गया था दैट वॉज गिवन बाई इंडिया। इस्लामिक ट्रैवलर एक और थे जिनका नाम था अबू जैद अल हसन। ये 10वीं शताब्दी में भारत आते हैं और लिखते हैं कि भारत में हिंदूज के अलावा कई सारे दूसरे रिलीजियस ग्रुप भी थे और उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। यहाँ पर कोई पर्दा सिस्टम नहीं था। यहाँ पर आप किसी भी प्रकार के धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए आज़ाद थे। इन द 10th सेंचुरी ये लिख रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर कई सारी जूश कॉलोनी थी इन द 10th सेंचुरी। तो कई बार ये जो चीज़ें आज के डेट में जो लोग कोट करते हैं कि भारत रेडिकल थे, ब्राह्मणवाद था, दूसरे धर्मों को प्रैक्टिस करने की पूरी तरीके से मनाही थी, रेडिकल चीज़ें होती थी, ये सारी प्रोपेगेंडा जो है अबू जैद अल हसन के रिकॉर्ड से हमें मिथ प्रतीत नज़र आती हैं। बगदाद के एक ट्रैवलर थे जिनका नाम था अल मसूदी, जो 9th सेंचुरी में इंडिया आते हैं और किताब लिखते हैं मुजरू अल ज़हब, और इस किताब में बताते हैं कि इंडियंस शराब नहीं पीते। अगर कोई राजा शराब पीने लगता था तो इंडियंस उसके सारे पावर्स को छीन लेते थे। उन्होंने भी मेंशन किया था कि अगर जो भी अरब ट्रैवलर्स या जो भी इस्लामिक स्कॉलर भारत में आया था, भारत के राजाओं ने उनको बहुत अच्छा रिसेप्शन दिया, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया, उनका कोई लिंचिंग नहीं हुआ, उनके खिलाफ कोई रेशियल कोई कमेंट्स नहीं किए गए। जो हम लोग बोलते हैं कि वी आर अतिथि देवो भव, ये उस इस्लामिक इतिहासकार के रिकॉर्ड से मैच खाता हुआ हमें यहाँ पर दिखता है दोस्तों। एक अरब ट्रैवलर एक और था जिसका नाम था अल इदरसी। इसने अपनी किताब में लिखा था कि इंडियंस जो है कभी गलत कार्यों में इन्वॉल्व नहीं होते थे, उनका फेथ बड़ा स्ट्रांग था, ऑनेस्टी थे, अपने काम के प्रति लॉयल थे, और दुनिया भर से कई सारे लोग भारत में आया करते थे ज्ञान लेने के लिए। एक ऑथर है जिनका नाम था अबुल अब्बास। इन्होंने जो किताब लिखी है उन्होंने बताया कि हिंदूज नेवर मेक एनी एक्यूजिशंस ऑन इस्लाम। इस्लाम के ऊपर उन्होंने कभी कुछ थोपा नहीं, इस्लाम को कभी बदनाम नहीं किया, साइडलाइन नहीं किया। अल बरूनी, जिनका नाम हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, मुस्लिम स्कॉलर थे, इन्होंने किताब लिखी थी, इसका नाम ही था किताबुल हिंद, और अपनी इस किताब में लिखते हैं कि अपॉर्चुनिटी टू अटेन लिबरेशन वॉज ओपन टू ऑल एंड दिस इज कॉमन फॉर ऑल कास्ट एंड द होल ह्यूमन रेस इफ देयर इंटेंशन ऑफ ओबिटेनिंग इज परफेक्ट। तो कई बार लोग बताते हैं, मनुस्मृति कोट करते हैं और अलग अलग प्रकार के महाभारत कोट करते हैं, बोलते हैं कि भारत में आदिवासियों का, दलितों का, आर्यन विभजन थ्योरी के हिसाब से बहुत शोषण होता है, मनुस्मृति में बहुत लिखा गया शोषण होता है। बट अल बरूनी अपने किताब में लिख रहा है कि भारत में किसी को भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए आज़ादी थी, कोई भी इसको प्रैक्टिस कर सकता था, कभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। ये अल बरूनी की किताब बता। तो ये सब जो बातें बताते हैं कि ह्यूमन राइट्स की दिक्कत थी, हमें पहले तो हम बहुत गुलाम थे, हमारा बहुत शोषण होता था, मनुस्मृति, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, तो ये सारी बातें हमें अल बरूनी के रिकॉर्ड से एक मिथ बस्टेड होते हुए हमें नजर आता है। एक और इस्लामिक ट्रैवलर था इब्न बतूता, इसके ऊपर कई गाने भी बने हैं। 14th सेंचुरी में ये भारत में आता है
और भारत में इसने कई चीज़ें देखी, जुडिशियल सिस्टम को देखा, इसने सोशल स्ट्रक्चर को देखा, बट इसने सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी कि इंडिया नेवर इम्पोजेस हिज रिलीजन एंड कल्चर ऑन एनी अदर सिविलाइजेशन। किसी के ऊपर थोपा नहीं जबरदस्ती को कि आप इनको कन्वर्ट कर दो, इनको तलवार के दम पे, इनको पैसा देके। दे नेवर इम्पोजेस दिस काइंड ऑफ थिंग। और आज भी हम देखते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें कभी हिंदुस्तान ने कभी दूसरे देश के साथ नहीं किया है। तो ये सारी जो चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, याद ध्यान रखने की चीज़ है, ये कोई बजरंग दल, आरएसएस या कोई इधर उधर के लोग नहीं कर रहे हैं। सारे इस्लामिक स्कॉलर्स एंड ट्रैवलर्स एंड हिस्टोरियन बातें कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक और अरब फिलोसोफर जो थे, फिलोसोफर स्कॉलर की बात कर लेते हैं, जिनका नाम था अबू उमर। अबू उमर अपने राइटिंग्स में लिखते हैं कि इंडियंस आर एक्सट्रीमली एडवांस इन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, they have Hindi script, they are prominent in medical science, they are excellent in carving stone statues, making painting, inventor of chess, swords are extremely fine, they are perfect in swordmanship, तलवारबाजी में बहुत एक्सपर्ट थे, they know mantra which can cure poison effect, they are advanced in music and dance। एक और फेमस स्कॉलर है जिनका नाम है य अकीबी। ये अपने किताब में लिख रहे हैं कि इंडियंस आर द men of science and thought। कई बार लोग बोलते हैं कि गौ मूत्र पीने वाले लोग हैं। ये हटो साला, जाना मुझे मार्स पे, मूत पी रहे हैं लोग मेरा। जो लोग हैं वो जब फेसबुक पे जब चिढ़ते हैं तो लिखते हैं गौ मूत्र पीने वाले, गौ पीने वाले। बट इस्लामिक स्कॉलर क्या लिख रहे हैं कि इंडियंस आर द मेन ऑफ साइंस एंड थॉट, दे सरपास अदर्स इन एवरी साइंस, दे हैव सो मेनी बुक एंड डिटेल्ड रिसर्च ऑन एवरी टॉपिक। ये इस्लामिक स्कॉलर अपने किताबों में लिख रहे हैं। बट आजकल के जो नए नए जो मुल्ला बनते हैं, नए नए जो इस्लाम में आते हैं, कन्वर्ट होकर कहीं से आ जाते हैं, देश से कि गौमूत्र पीने वाले, हिंदू धर्म में ये है, ये बुराई, वो बुराई है। ये दिखाता है कि जो इस्लामिक जो वर्ल्ड था, अरेबिक जो वर्ल्ड था, वो भारत से कितना ज़्यादा अट्रैक्टेड था। तभी वो बार बार हमारे ऊपर इन्वेट कर रहे थे, लूटने के लिए, आकर्षित होकर यहाँ पर आ रहे थे, सीखने के लिए यहाँ पर आ रहे थे। कई बार लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन और कई प्रकार के लोग बातें करते हैं कि यहाँ पर ब्राह्मणों का अत्याचार हो रहा था, आर्यन लोगों का, तो द्रविडियन लोगों को ह्यूमन राइट और देने के लिए इस्लामिक अटैकर्स आए थे। कई बार ये भी लिखते हैं कि हमें चिकन टिक्का और हमें ताजमहल देने के लिए इस्लामिक अटैकर्स आए थे। क्या बोला तूने? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। भारत ने इस्लाम को क्या दिया? कई बार हम देखते हैं कि कई प्रकार की आतंकवादी जो संस्थाएं, जैश ए मोहम्मद हो, चाहे लश्कर ए तोयबा हो, भारत में गजवाए हिंद करना चाहती है। बट हिंद ने क्या इस्लाम को दिया है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता। इसलिए आज हम ये चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं समझने की बात है कि ट्रेड और कॉमर्स में भारत हमेशा से आगे था, और वेस्ट एशिया के साथ हमारा ट्रेड कॉमर्स हमेशा से होता था। स्पेशली ईरान के साथ तो बहुत सदियों से हमारा उनके साथ व्यापार होता रहा है। तो भारत के साथ व्यापार करने के बाद जब अरब के लोगों को जब पैसा मिलना शुरू हुआ, तो पहले ये आदिवासी थे, बंजारे टाइप के लोग थे, नोमैडिक्स लोग थे। ये कभी सिटी में एक जगह रुककर एक कम्युनिटी के तरीके से रहना नहीं जानते थे। बट आफ्टर द ट्रेड विद इंडिया, जब इनको फायदा मिलना शुरू हुआ, देन दे स्टार्ट लिविंग इन द टाउन, दे स्टार्ट इन सेटलिंग इन द कम्युनिटीज, दे स्टार्ट डूइंग एग्रीकल्चर, दे स्टार्ट डूइंग कॉमर्स। दूसरा, जो पर्शियन गल्फ के अंदर जितनी भी जहाजें थी, उनका मैन्युफैक्चर जो है वो भारत से एक्सपोर्टेड लकड़ियों के द्वारा होता था। एक टाउन ऑफ शिराफ है जो कि गल्फ में है, इसका पूरा जो निर्माण है वो भारत के द्वारा एक्सपोर्टेड टीक वुड के द्वारा हुआ है। भारत जो है अरब में तलवारें एक्सपोर्ट करता था, जुवेल्स, कैंपर्स, कैंडलवुड, मेडिसिन, ब्लैक सॉल्ट, टेक्सटाइल, सिल्क, जिंजर, ये सारे मटेरियल्स भारत जो है अरब में भेजता था। वहाँ के लोगों को इनके बारे में कुछ पता नहीं था। दे आर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया। जूता पहनना, पाँव में जूता पहनना चाहिए, ये भी अरब के लोगों को भारत ने सिखाया। शूज़ ऑफ कैनबे, ये भारत एक्सपोर्ट करता था, और अरब के लोगों को ये जूते बहुत पसंद आते थे, क्योंकि उनके लिए बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ थी। इतने कंफर्टेबल चीज़ क्या है, शूज़ ऑफ कैनबे। इवन ब्रिटिशर्स लाइक दिस शूज़ ऑफ कैनबे। अगर आप सर्च करेंगे, इट इज़ वेरी फेमस। जो मिट्टी का जो घड़ा होता है, सुराही, जिसको हम ठंडे पानी रखते थे, अरब को वो भी इंडिया ने दिया था। पानी पिलाना, ठंडा पानी पीना। ये जो मद्रास के पास ट्रेवनकोर है, वहाँ से अर्दन जो पॉट्स हैं वो ट्रांसफ़र होते थे अरब के अंदर। इवन जो जहर, इसके बारे में भी जो नॉलेज था, वो इंडिया से ये जहर एक्सपोर्ट किया जाता था अरब में। वहाँ के लोगों को इनके बारे में कुछ पता नहीं था। और स्पेशली वहाँ पर इन तलवारों को नाम दिया जाता था सैफ अल हिंद एंड हिंदुआनी। भारतीय तलवारों को इन नामों से पुकारा जाता था। परफ्यूम भारत से एक्सपोर्ट किया गया। इवन जो चिकन, जो आज देखते हैं चिकन इतना फेमस है, भारत में भी कई लोग खाते हैं, और अरब में तो खाते ही लोग। तो चिकन भी सिंध से उनको एक्सपोर्ट किया गया था। वहाँ उनको चिकन के बारे में पता नहीं था। अरब जो हैं भारत से कितना आकर्षित हैं कि अगर अरब में किसी की खूबसूरत बेटी, सुंदर बेटी जब होती थी, गोरी बच्ची पैदा होती थी, उसका नाम रखते थे हिंदा, सैफी हिंदी, क्योंकि वो भारत को अपना ड्रीम लैंड मानते थे कि अपने बच्चों का नाम भी वो भारत के नाम पर रखते थे। इस्लाम के जो चौथे खलीफा थे, जिनका नाम था इस्माइल अली,
उन्होंने एक जाट को इंचार्ज बनाया था इंटायर मुस्लिम ट्रेजरी का इन द बैटल ऑफ जबल। इवन जो आयशा जी थी, जो प्रॉफिट मोहम्मद की जो वाइफ थी, जब भी बीमार पड़ जाती हैं तो इनका जो इलाज है वो भी एक जाट फिजिशियन के द्वारा किया जाता है और बाद में इनको ठीक भी करता है। सिंधीज जो थे भारत के, इनको ट्रेजरर की तरह रखते थे, कैशियर का पोस्ट पर रखते थे, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली ऑनेस्ट। एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, इस्लामिक वर्ल्ड ने भारत से एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स को सीखा और उसके बाद जो मार्टी टाइम ट्रेड हो, चाहे ज्योग्राफी का नॉलेज हो, चाहे केमिस्ट्री का नॉलेज, उसमें वो आगे बढ़े। भारत के दो सबसे प्रोमिनेंट जो एस्ट्रोनॉमिकल स्क्रिप्चर थे, जिनका नाम था ब्रह्मस्फूत सिद्धांत और खंड खांड्य, ये दो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल स्क्रिप्चर थे। इसका अनुवाद जो है अरबी भाषा में किया गया। 771 में ये शास्त्र जो है बगदाद पहुंचते हैं। वहाँ पर इनको अरबी भाषा में अल फजरी और यकूब बिन तरीक इनका ट्रांसलेशन करते हैं। एक खलीफा था जिनका नाम था अल ममून, वो एक ट्रांसलेशन ब्यूरो, एक डिपार्टमेंट सेट करते हैं, ट्रांसलेशन ब्यूरो जो अलग अलग भारतीय शास्त्रों का ट्रांसलेशन अरबी भाषा में करेगा, और उस डिपार्टमेंट का नाम था बैत अल हिकमत। ये स्टैब्लिश किया गया अरब के अंदर। मनका एंड इब्न अल दहन, ये दो एक इस्लामिक इंडियन स्कॉलर्स थे जो कि भारतीय संस्कृत शास्त्रों का अनुवाद जो है अरबी भाषा में कर रहे थे। इंडियन एस्ट्रोनॉमी का इतना बड़ा प्रभाव था दोस्तों अरब के ऊपर कि जो हम ईद के दौरान जो चंद्रमा देखते हैं, जिसके हिसाब से ईद और इस प्रकार की तिथियों को फिक्स किया जाता है, तो वो भी इंडियन एस्ट्रोनॉमी का इस्तेमाल करके किया जाता था। और नमाज किस दिशा में हमें पढ़नी है इसका पता करने के लिए भी इंडियन एस्ट्रोनॉमी का यूज़ किया जाता था। ये जो थ्योरी थी कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर रोटेट करती है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसके बारे में भी जो पता किया गया वो अल बरूनी ने आर्यभट्ट की किताब को पढ़ के उसको ट्रांसलेट किया था। 5वीं शताब्दी की जो किताब थी, अल बरूनी ने जो सूर्य सिद्धांत वरामेरी के द्वारा लिखा गया था, उसका भी अनुवाद अरबी भाषा में किया था। डेसिमल सिस्टम और जीरो जो मैथमेटिक्स का है वो भी भारत ने अरब को दिया था। वहाँ से भारत से ज्ञान जो है मैथमेटिक्स का ज्ञान अरब में गया, फिर अरब के थ्रू बाकी यूरोप के देशों में फैला था। बगदाद जो हम देखते हैं इज़ अ वेरी फेमस सिटी, और बगदाद का जो निर्माण है वो जो खलीफा थे जिनका नाम था अल मसूर, इन्होंने 762 में कराया था। इसका जो डिज़ाइन है वो साइंटिफिक बेसिस पे किया गया था और इसको बनाने वाले जो लोग थे वो इंडियन इंजीनियर एंड इंडियन आर्किटेक्ट थे। ये पहला इस्लाम मुस्लिम सिटी था जो कि सर्कुलर इन प्लान था। इससे पहले आप देखेंगे किसी इस्लामिक सिटी को सर्कुलर प्लान में नहीं बनाया गया। और अरब ने जो टाउन प्लानिंग करना, शहरों का निर्माण कैसे किया जाता है, शहरों को कैसे बसाया जाता है, ये भी इंडिया से ही सीखा था। द इस्लामिक सजदा जो करने का जो प्रोसेस है, या अरहम जो हम देखते हैं कि हज के दौरान जो पूजा करते हैं जिस प्रकार की, या जो काबा की जो परिक्रमा लगाते हैं, ये बुद्धिस्ट परंपरा से काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं। इसीलिए प्रॉफिट मोहम्मद जी का एक स्टेटमेंट था, फ्रॉम इंडिया कम्स द डिवाइन फ्रेगनेंस टू मी। तो इन सारी बातों को दोस्तों देखने के बाद हम ये समझ सकते हैं, किसी को नीचा ऊपर देखने की आवश्यकता नहीं है, बट समझने की आवश्यकता है। इस्लाम का जितने भी एस्पेक्ट हो, चाहे वहाँ की आर्ट हो, चाहे वहाँ का सिविलाइजेशन हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे फिलॉसफी हो, चाहे रिलीजन हो, उन सब के ऊपर भारत की सनातन वैदिक संस्कृति का बहुत गहरा प्रभाव है। भारत के जितने भी लोग हैं, हम सभी लोग को इस बात को रिमाइंड करना चाहिए और समझना चाहिए कि इंडियन सिविलाइजेशन का इस्लामिक कल्चर की ग्रोथ में, ब्यूटीफाई करने में कितना बड़ा योगदान है। हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों को अपने बात पे बहुत प्राउड करना चाहिए कि दे आर बिलोंग फ्रॉम इंडियन कल्चर। दे शुड फील प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस भारत भूमि, एंड एवरीवन, every Muslims, every Hindu, every Sikh, every Isai should combine and try to preserve, protect and promote this Bharatiya civilization because it is beneficial for everyone. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ईद के मौके पर दोस्तों एक पर्सपेक्टिव दोस्तों हमने आपको प्रेजेंट करने का प्रयास किया कि मीडिया में तो ये दिखाया जाता है कि इंडिया इज़ नॉट सेफ फॉर इस्लाम, इंडिया इज़ नॉट सेफ फॉर माइनॉरिटी, बट अगर हम इतिहास में जाके देखें तो उस माइनॉरिटी का उदय, उसका विकास जो है वो भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता की वजह से ही हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हिस्टोरिकल वीडियो और ये ईद के मौके का ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करें अपने सभी मुसलमान भाई बहनों के साथ, सभी अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबको ये बात पता चल सके। मिलते हैं आपसे अगले एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।